नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल टाइम टेबल आरएनए में। मैं हूं प्रेम चौधरी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं जिनको हर परिस्थितियों में बचना हो तो वह हर मुश्किल दौर में बच ही निकलते हैं। ऐसे ही एक घटना एक लड़की की है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से जहाज से 10,000 की फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई थी। उसका नाम जूलियाना था। वो 1971 में लांसा फ्लाइट 508 दुर्घटना में मात्र अकेली बचने वाली लड़की थी। यह घटना बहुत ही असहनीय है। जूलियाना का जन्म 1954 में जर्मनी में हुआ था। वह एक साधारण लड़की थी। वह ज़्यादातर जीवन अपनी माँ मारिया के साथ बिताई। उसकी माँ बायोलॉजिस्ट, एक जीव विज्ञानी थी। वो अपनी निरंतर काम के लिए ज़्यादा सफ़र करना होता था। जब जूलियाना 17 वर्ष की थी तब उसकी माँ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पुकोल्पा शहर जाना पड़ा। पुकोल्पा, बता दें आपको, पेरू देश के पूर्वी इलाके में अमेज़न जंगल के पास पड़ता है। एक बार फ्लाइट एक जहाज में 86 यात्री, 6 चालक सह चालक उपस्थित थे, जिसमें जूलियाना और उसकी माँ भी शामिल थी। मौसम खराब होने के कारण जहाज उड़ने में देरी हो रही थी। कुछ समय बाद जब मौसम साफ हुआ तब जहाज को उड़ने की इजाज़त दी गई। जहाज में परेशान यात्री अब खुशहाल थे। उन्हें लगता था कि इतनी परेशान होने के बाद अब लगता है अपनी यात्रा को सफ़र आसानी से तय कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता आने वाला समय उनके लिए और भी बड़ी चिंता की विषय बन चुकी होगी। ऐसी ही शुरुआत होती है। अब खुशहाल यात्री हंसते खाते पीते अपने डेस्टिनेशन के लिए तय करते हैं। उस समय दोपहर को जहाज 6400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले आधे घंटे तक जहाज में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब जहाज अमेज़न जंगल से गुजरा और एंडीज पर्वत के पास पहुंचा तब जूलियाना ने महसूस किया कि चारों ओर काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं। पायलट को लगता है कि हम बादल के ऊपर सेफ जोन में उड़ान भरेंगे। उसे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस था। साथ ही बिजली बहुत तेजी से कड़कने लगी थी। तूफान इतनी तेज थी कि हवा में जहाज डगमगाने लगा। वैसे पर्वतों के ऊपर तूफान की आम बात होती है जो कुछ समय रुक रुक कर चलता रहता है। ऐसे में तूफान एकदम अधिक गति से चलने लगा। पायलट सोचा कि अधिक गति बढ़ाकर बादल के ऊपर से निकलते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि एक बिजली जहाज के दाहिने इंजन पर गिर जाती है और वह इंजन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। तब पायलट दूसरे साइड के इंजन के सहारे जहाज को संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक इंजन के ब्लास्ट हो जाने के कारण आग पूरी तरह से फैल जाती है। दूसरा इंजन भी कुछ देर लोड के कारण ब्लास्ट कर जाता है और आग पकड़ लेता है। और इस प्रकार जहाज गोते लगाते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वह जमीन से टकरा गया और उसका मलबा पूरी तरह चारों तरफ फैल गया। जहाज को निर्धारित समय पर पहुंचना था, वह नहीं पहुंचा। तब एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अमेज़न के जंगल में तलाश शुरू हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बारिश के कारण धुआं हट गया था। ज़्यादा लेट होने के कारण मौसम साफ हो गया था। उसके पास कोई धुआं नहीं दिखाई दे रहा था और बड़ा मुश्किल था उस घने जंगल में जहाज को ढूंढना। तब विचार किया गया कि कहीं शायद एंडीज पर्वत में कहीं क्रैश हो गया। लेकिन कई दिनों के सर्च अभियान के बाद जब जहाज नहीं मिला तो यह सर्च अभियान रोकना पड़ा। ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा होगा, लेकिन यह सोचना गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि ब्लास्ट के बाद जहाज का दायां विंग कुछ हिस्सा लेकर जहाज से अलग हो जाता है। इस प्रकार जूलियाना सीट बेल्ट सहित जहाज के दूसरे हिस्से में चली जाती है और वह दायां विंग एक पेड़ से टकराते हुए जमीन पर गिर जाता है। जूलियाना बताती है कि उसके सिर में चोट बहुत तेज़ी से लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बता दें कि जब वह टूटकर हिस्सा अलग हुआ तो जूलियाना सीट बेल्ट सहित ही जहाज के दूसरे हिस्से में चली गई थी। कुछ देर बाद वह होश में आती है
और अपनी सीट बेल्ट को खोलती है। यह विचार कर इस जंगल में खूंखार जानवरों से बचकर निकलने की विचार करती है। वह जहाज से चॉकलेट पाती है, उसे भूख लगी रहती है, इस तरह उसके भूख मिटती है, उसे थोड़ा सांत्वना मिलता है। अब वह हर वक्त विचार करने लगती है क्योंकि उसको बहुत गहरी चोट लग चुकी है और वह हमेशा प्लान बनाती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। बताती है कि वह 4 दिन तक इधर उधर घूमती रही, दिशा का कुछ भी पता नहीं चलता किधर जाना है। इस प्रकार उसे जंगल में कुछ फल मिलते हैं और वह खाकर अपनी भूख मिटाती है। उसके कपड़े फटे होने के कारण, भीगने के कारण उसे बहुत ठंड का सामना करना पड़ा। उसे तेज बुखार भी हो गया। बताती है कि वह कई बार दिन में बेहोश हो जाती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अपनी यात्रा के 11वें दिन एक झरने की आवाज़ सुनती है। उसे याद आता ही है कि माँ ने बताया था कि हर झरना कहीं न कहीं किसी से मिला होता है और वह आगे 4 दिन तक और यात्रा तय करती है और इस तरह वह एक नदी को पाती है। अब वह नदी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल में नदी के किनारे चलना संभव नहीं था। वह कुछ दूरी बनाकर नदी के किनारे किनारे चलती रही। कुछ दिन बाद उन्हें नदी में कुछ मछुआरे दिखाई पड़ते हैं। वह उन्हें आवाज़ लगाती है। मछुआरे आवाज़ सुनकर मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके शरीर में बहुत घाव में इन्फेक्शन फैल चुका था। वह बहुत तड़फ रही होती है। मछुआरे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर हॉस्पिटल भेजते हैं। बहुत बड़ी संघर्ष के बाद वह स्वस्थ होकर वह अपने पिता के साथ घर जाती है। उसके पूछताछ के बाद जंगल में दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाकर जहाज़ को खोज ली जाती है, लेकिन वहाँ जुलियाना के अलावा कोई नहीं बचा था। केवल जहाज़ के पास इंसानों की हड्डियाँ बची थी। इतने संघर्ष और समस्या के साथ जुलियाना ने कभी भी हवाई सफ़र नहीं छोड़ी और वह अपनी माँ की तरह जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट बनी। 57 वर्ष की आयु में जुलियाना अपनी इस यादों को एक किताब में कैद कर दुनिया को सौंप दी। उस किताब का नाम वैनिटी फेयर फ्रॉम स्काई था। वह बताती है कि ये उस मुश्किल दौर में 15 दिनों का सफ़र मेरे जीवन की संघर्ष की कहानी है। अब मैं अपने बच्चों, परिवार सहित अपने उस पल को याद करती हूँ जो हमारे लिए कितना कठिन था। हमने कितनी समस्या में आगे बढ़ने की कोशिश की और इतनी कोशिश करने के बाद यह एक सुंदर सा जीवन मिला। है ना कहानी। कहते हैं जिन्हें बचना होता है वह हर मुश्किल दौर में बच ही जाते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।